नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और अभ्यास सीरीज 2.0 जिसमें यूपी पीएससी आरओ के लिए कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो इसको आप कवर कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो आरओ का है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये मई लास्ट या जून में ये एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100%। ठीक है ना, प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए अपने रिवीजन की। तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है जिसमें से क्लास नंबर 25 से 24 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। 24 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पर, ताकि आगे दिक्कत ना हो, कि अब चूँकि मई या जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ मैं बता दूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री ये एक तरीके का, ये क्या है, रिवीजन चल रहा है। आपने पहले पढ़ लिया है अच्छे से, रिवीजन चल रहा है। मैं इसको बहुत जल्द अब समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ी लंबी क्लासेस लेनी पड़े, तो मैं इसको जल्दी समाप्त करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करने के बाद अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस पे। ठीक है, प्रैक्टिस पे चलेंगे, यानी कि आपने अभी तक जितना भी जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर ही रहे हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मस्ट है। इस प्रैक्टिस में होगा क्या, इस प्रैक्टिस में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्लस इसी की पीडीएफ मिलेगी, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन में आपके चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मिक्स पीडीएफ आएगी, मतलब मिक्स एमसीक्यू रहेंगे, सभी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है ना, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपीजी के सभी कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है ना, कभी कभी वो जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो भी रहने वाले हैं। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री जल्द समाप्त करने के बाद मैं प्रैक्टिस सीरीज शुरू करूंगा। उसके बाद जो भी टॉपिक वाइज होगा, जैसे जियोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट कराता चलूँगा थ्योरी बेस में। ठीक है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बताने लायक है, एग्ज़ाम में आने लायक है, तो उसको मैं आपको थ्योरी में बता दूंगा। क्लियर है, क्योंकि अब अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। हिंदी को आपको रेगुलर करते रहना है, हिंदी प्लस करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 25। शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें कहाँ तक कवर की थी उसको देख लें, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले टर्न पे कि नेहरू रिपोर्ट का गठन कैसे हुआ, किस कारण से गठन हुआ, किसने किया, कौन कौन दल सामने आए थे। फिर कुछ सम्मेलन हुए थे, जैसे पहला सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन था। फिर बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन था, अध्यक्ष कौन थे, मुख्तार अंसारी थे चारों में। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य थे, 1+6 यानी कुल 7 सदस्य था। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, बाकी अन्य 6 सदस्य थे। कब तैयार हो गई नेहरू रिपोर्ट, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट ने अपनी जो सिफारिशें थी वो दी थी, जिसमें सिफारिशें भी मैंने आपको बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या नहीं था या क्या क्या था, तो आपको बताना रहेगा। 6 पॉइंट मैंने आपको करवाए थे। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन, फिर कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मांगी थी वो मैंने आपको बता दी थी इसमें। ठीक है, फिर बारदोली सत्याग्रह क्या हुआ था, 1928 को ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी थी, लिखवा भी दी थी। आज हम लोग चलेंगे उसके आगे, और आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले एक पॉइंट है इसी दौरान, हरकोर्ट बटलर कमेटी। हरकोर्ट बटलर कमेटी, देखिएगा, हरकोर्ट बटलर कमेटी। अब ये कमेटी क्या है, ये कई बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, समझना है। ठीक है ना, सिंपल सा है। हो क्या रहा था, 1920 के दशक में, कब, 1920 के दशक में जन आंदोलन जो चल रहा था, जनता का आंदोलन, जो जन आंदोलन जो चल रहा था, तो जो रियासतें थी भाई, जो देसी रियासतें थी ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश
रियासतों में जो शासक थे वो खुद एक डर का माहौल था उनमें, क्योंकि देसी रियासतों में काफ़ी ज़्यादा लोग अंग्रेजों का भी साथ देते थे, तो उनमें भी डर का माहौल था कि जन आंदोलन कहीं आक्रोशित होकर हमारे विरुद्ध ही ना हो जाए। तो जब डर का माहौल था, जो फिर देसी रियासतें थी जो प्लस जो ब्रिटिश रियासतें थी उसके शासक थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सरकार से, समझिएगा, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकार से कहा कि ऐसा है, आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। क्या दीजिए? आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि आपके पास एडवांस सेना रहती है, तो आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। ठीक। तो ब्रिटिश सरकार ने एक व्यक्ति थे सर हरकोर्ट बटलर, क्या नाम था? सर हरकोर्ट बटलर। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, बस उसी समिति को कहा जाता है हरकोर्ट बटलर कमेटी। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1928 को दी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा क्या गया कि हाँ बिल्कुल सही है कि जो रियासतें हैं उनको ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन, जो देसी रियासतें हैं उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। किसके अंडर में? अंग्रेजों के अंडर में। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा पूछता है कि हरकोर्ट बटलर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देसी रियासतों से, देसी रियासतों के संरक्षण से है। किससे है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कमेटी का संबंध देसी रियासतों के संरक्षण के संरक्षण से संबंध है इसका। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये बात मामला हुआ था, लेकिन हुआ ये कि ठीक है सिक्योरिटी इनको चाहिए, अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम दे देंगे। किस आधार पे कहा? एक कमेटी बनाई, हरकोर्ट बटलर कमेटी। अध्यक्ष कौन थे? हरकोर्ट बटलर थे। 1928 में इसमें सब फैसला हो गया, लेकिन 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था। इसी नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ कि जो हरकोर्ट बटलर कमेटी है, जो कमेटी है, इसकी आलोचना भी की गई। क्या की गई? इसकी आलोचना भी की गई कि ये गलत है, अब भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें रियासतों की भी भागीदारी हो और जो संघ के मध्य जो तनाव है वो भी कम हो। और अगर तनाव हो, मतलब अगर जो रियासतें हैं और संघ हैं, जो संघ बनेंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, इनके मध्य अगर तनाव भी उत्पन्न हो रहा है किसी कारणवश, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये अंग्रेज क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाएगा, क्या दिक्कत है? पहली बात समझे? तो ये था मामला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरकोर्ट बटलर कमेटी में नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया क्या थी, तो नेहरू रिपोर्ट ने इसको गलत ठहराया था। नेहरू रिपोर्ट ने कहा था ये गलत है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए, रियासतों, जिसमें देसी रियासतें भी होंगी, संघ भी होंगे, और रियासत और संघ में अगर कोई भी दिक्कत हुई, तनाव हुआ, तो उसके लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। अब ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है अलग अलग प्रकार से। देखिएगा, तो लिख देते हैं इसी में कि 1920 के दशक में जन आंदोलन के कारण ब्रिटिश रियासतों में शासकों ने भय महसूस किया, और जब भय महसूस किया तो ब्रिटिश सरकार से सुरक्षा की मांग की। तो ब्रिटिश सरकार ने हरकोर्ट बटलर
की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट आती है कब? इस कमेटी की रिपोर्ट आई 1928 में, और इसमें बोला गया कि हाँ मतलब जो रियासत हैं, देसी रियासतों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब देसी रियासतों को संरक्षण दिया जाए, ऐसी बात बोल दी कमेटी ने। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही था इसका, और नेहरू रिपोर्ट ने इसकी आलोचना की थी। वैसे तो मैं यही लिख देता हूँ, नेहरू रिपोर्ट ने इसकी आलोचना की थी। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं है इसमें। नेहरू रिपोर्ट में इसकी किसकी? तो हार्कोर्ट बटलर कमेटी आलोचना की गई। क्या बोला गया कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे जिसमें देसी रियासतें भी होंगी, संघ भी होंगे, उनमें अगर कोई तनाव होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, आप संरक्षण क्यों दे रहे हो। ठीक है ना, बस ये था मुद्दा। आगे चलते हैं, चलो एक अलग से टॉपिक था ये हार्डकोर्ट वाला, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अब, और आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं, 1928 हो गया, अब हम लोग चलें लाहौर अधिवेशन। 1929 ऐतिहासिक आंदोलन अधिवेशन था ये। कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में बता दूं आपको, लाहौर अधिवेशन के बारे में। आपने कुछ बेसिक जो पढ़ा है वो तो ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पहले हम लोग देखेंगे कि ये कब होता है। दिसंबर 1929 में। कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? तो ये होता है लाहौर। लाहौर किस नदी के तट पे है? रावी नदी तट पर। ठीक है ना, रावी नदी तट याद रखना है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चीज ध्यान देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो अध्यक्ष बने हैं, इनको अध्यक्ष बनाया किसने, किसके आग्रह पर अध्यक्ष बने हैं? तो गांधी जी के आग्रह पर अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी के आग्रह पर अध्यक्ष बने। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनने की, तो यहां पर टोटल 18 पीसीसी थी। मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से बात कर दे रहा हूं इसकी, हालांकि आता वाता नहीं है लेकिन फिर भी पीसीसी 18 पीसीसी। पीसीसी का मतलब है प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो 18 पीसीसी में 3 पीसीसी ने मान्यता दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ठीक है आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन 15 पीसीसी ने विरोध किया था कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इनका विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम अपनी पारी खेल चुके हैं, अब जो युवा हैं वो सामने आए, वो अध्यक्षता संभालें, वो आगे काम करें। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर, इसीलिए गांधी जी के आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष बनते हैं तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को पंडित नेहरू अपने भाषण में, पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया, अपने भाषण में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा।
पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खुला विद्रोह करने की घोषणा की और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। रावी नदी तट पर तिरंगा फहराया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो मैंने बात की, इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, मैंने आपको बताया कि लाहौर अधिवेशन ये हुआ, इसमें क्या क्या हुआ। तो 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया कि भैया पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता, और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया मध्य रात्रि को लाहौर में। अभी जो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य है, आप समझिए अभी तक हो क्या रहा है बिल्कुल अच्छे से। अभी तक ब्रिटिशर्स भारत में ही, अंग्रेज भारत में ही हम स्वराज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं। अभी तक हमारा यही लक्ष्य है जो कि हम नहीं कर पाए हैं। मतलब ब्रिटिश भारत के अंडर में ही हम स्वाधीनता या स्वराज्य की बात कर रहे हैं, हम वो तो कर नहीं पाए। और अब बात हो गई पूर्ण स्वतंत्रता की, बात समझिएगा। गांधी जी अध्यक्ष तो है नहीं, अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने पूछा, ये स्टेज लगा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पंडित नेहरू हैं, यहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, गांधी जी भी सामने बैठे हैं पब्लिक में। गांधी जी ने बोला कि ये बताओ, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है आपने, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा? अब मामला यहाँ खराब हो गया, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य तो भाई युवाओं का क्या है कि वो जोश जोश में होश खो देते हैं, समझ रहे हो? तो वही है ना कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश ही काम आता है। तो वही हुआ यहाँ पे कि जब पूछा गया कि कैसे करोगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर गांधी जी ने जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास प्लान रेडी है, मेरे पास में क्या है, प्लान रेडी है। क्या है प्लान? प्लान क्या है भाई? प्लान है, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बात समझे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर को ये हुआ, रावी नदी के तट पर फहराया गया झंडा। और 31 दिसंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 31 दिसंबर की अर्धरात्रि को रावी नदी तट पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने और प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी, हालांकि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार की बात थी, तो अंतिम रविवार उस दिन 26 जनवरी को पड़ा था, तो 26 जनवरी सब लोग याद रख लिए थे, ठीक है ना? वैसे था क्या, प्रत्येक वर्ष के जो पहला माह होगा, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार की तिथि तय की गई थी, तो उस दिन 26 जनवरी पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वही सबको याद रह गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत आता है ये सब कि लाहौर अधिवेशन कैसे हुआ, अर्धरात्रि को क्या क्या हुआ था, भाषण दिया था, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, और 31 दिसंबर को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने की भी बात की गई थी, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तभी लास्ट में 26 जनवरी को जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान बनकर रेडी हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त को डेट आ गई,
और 26 जनवरी सबको याद थी, तो 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए उस दिन संविधान लागू कर दिया गया, जो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देखेंगे। हाँ, अब देखते हैं, अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं अपना इंपॉर्टेंट नया टॉपिक, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ आपको कायदे से समझना है, जितने भी आंदोलन है वो आपको बहुत कायदे से समझने हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आंदोलन में बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आंदोलन से ही आने वाले हैं, देखिएगा। गांधी जी ने एकदम से आंदोलन शुरू नहीं किया। गांधी जी ने पहले अपनी 11 सूत्री मांगे रखी, ठीक है। मतलब गांधी जी कह रहे थे फालतू में आंदोलन क्यों करना, पहले बात करते हैं, मान जाएंगे ठीक है, नहीं मानेंगे फिर करेंगे आंदोलन, क्या जबरदस्ती आंदोलन करना है कि नहीं। तो याद रखिए 31 जनवरी 1930, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गांधी जी ने, इस समय कौन है, लॉर्ड इरविन को अपनी 11 सूत्री मांगे सौंपी। ये मान जाते हो तो ये आंदोलन नहीं होगा, नहीं मानते हो तो आंदोलन होगा। याद रखना है 11 सूत्री मांगे गांधी जी की थी, 14 सूत्री मांगे जिन्ना की थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनमें, जिसमें, अब हमको देखना है 11 सूत्री मांगों में क्या क्या था, इंपॉर्टेंट क्या क्या था, देखिएगा। पहला जो मांग थी वो यही थी कि नमक कर को समाप्त करो। पहली मांग नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। भू राजस्व, भू राजस्व को आधा करो, आधा करने की मांग थी। उच्च सिविल सेवाओं में, जिसमें अंग्रेज अधिकारी ज्यादा हैं, उच्च सिविल सेवाओं में, उच्च सिविल सेवाओं के वेतन को आधा करो। मतलब बहुत ज्यादा वेतन दे रहे हो, बेमतलब का काम उतना हो नहीं रहा है। शराब पर प्रतिबंध लगाओ, शराब पर प्रतिबंध लगाओ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जेलों में बंद भारतीयों को, भारतीय क्रांतिकारियों को रिहा करो, एटसेट्रा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए कि नमक कर को समाप्त करो, तभी आगे चल के डांडी मार्च होगा। अभी ठीक, अभी देखेंगे हम लोग। भू राजस्व को आधा करो, उच्च सिविल सर्विसेज हैं उनका वेतन आधा करो, शराब पर प्रतिबंध लगाओ, भारतीय जेलों में जो बंद हैं कैदी, हमारे जो भारतीय हैं क्रांतिकारी हैं, उनको रिहा करो। तो ये सब मांगे थी। गांधी जी ने कहा कि ये मानते हो तो ठीक, नहीं तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या कर दी, पूर्व सूचना दे दी। मतलब ऐसे लिख दूं मैं, गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी का एक ये था ना कि अगर कोई भी आंदोलन करेंगे तो चुपके चुपके नहीं, सीधे पहले सूचना दे देते, देखो भाई ये करने वाले हैं, जो करना है कर लो। तो गांधी जी ने आंदोलन की पूर्व में सूचना दी, किसको, लॉर्ड इरविन को, कि भाई ये देखो मांगे हैं, ये मानते हो जल्दी, ठीक है। ने 2 तारीख को इन्होंने सूचना दे दी कि भाई देखो हम आंदोलन करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको समझना है, क्योंकि बुक में बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें बुक में बहुत कंफ्यूजन है, और आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे, समझिएगा।
ये एक दो स्लाइड जो होगी, आने वाली 2 स्लाइड है, आपको बहुत अच्छे से समझनी है, एक एक डेट समझनी है। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। 78 अनुयायी साथ में थे, अनुयायी के साथ, मतलब दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया कब? 12 मार्च 1930 से। कितने सदस्य मौजूद थे शुरुआत में? 78, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 78 साथ में थे जब इन्होंने शुरू किया था। एक प्रश्न आता है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था, इसकी तुलना किससे की जाती है? मेरे पास समझे, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना निम्नलिखित में से किस मार्च से की गई है, या निम्नलिखित में से किस मार्च से किसने की है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना की है। तुलना की, किससे तुलना की? तो 2 यात्राओं से तुलना की है, 2 अभियान से तुलना की है। देखिएगा, एक है नेपोलियन का जो पेरिस अभियान था, नेपोलियन के पेरिस अभियान से तुलना की है। एक तुलना की है मुसोलिनी, मुसोलिनी कहा जाता है, मुसोलिनी नहीं, मुसोलिनी है, मुसोलिनी के रोम अभियान, रोम इटली अभियान से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन का पेरिस अभियान, अब मुसोलिनी का रोम अभियान से की जाती है। किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है, बस बात खत्म। क्लियर है? अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी केवल मांगे चल रही है। गांधी जी ने कहा है कि हम शुरू करेंगे, गांधी जी ने अभी केवल दांडी मार्च शुरू की है, अभी सविनय अवज्ञा कहीं से नहीं आया। ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है मामला। अब देखिए, तो साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की, बिल्कुल की। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू की कब? 12 मार्च 1930 को। कितने सदस्य? 78 सदस्यों के साथ, 78 अनुयायी के साथ चल पड़े। तो ये कहाँ गए? ये पहुंचे दांडी, दांडी पहुंचे। आपसे ये बहुत बार आ चुका है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा कहाँ से शुरू की थी। दांडी से ऑप्शन में होता है और बहुत सारे लोग दांडी लगा के चले जाते, गलत। ये यात्रा शुरू की थी दांडी मार्च की साबरमती आश्रम से, और कहाँ पर एंडिंग हुआ था? तो दांडी में एंडिंग हुआ था। कब? 5 अप्रैल 1930। ओवरऑल ये यहां से यहां जा रहे हैं, देखो मैं एरो बना दिया। ठीक है, ये क्या है? यही है दांडी मार्च। $375 किलोमीटर की यात्रा है, 375 किलोमीटर यात्रा की, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। ठीक है, अब देखिएगा 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, यानी कि 5 अप्रैल को पहुंचे, एक दिन बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा।
आप समझिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। मैं यहां पे एक प्रश्न बना के लिख रहा हूं या नोट करके लिख दे रहा हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं ना, हो सकता है डिटेल थोड़ा आ जाए। कि वास्तविक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है ना जनरली, तो उसमें लिखा होता है 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हो सकता है डेट पूछ ले तो डेट क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, 12 मार्च 1930 बताओगे कि 5 अप्रैल 1930 बताओगे कि 6 अप्रैल 1930 बताओगे, क्या बताओगे। ध्यान दीजिएगा, यहां बताओगे 6 अप्रैल 1930। अब कहोगे ये कैसा मामला है भाई, 12 मार्च से शुरू किया तो 12 मार्च से होना चाहिए, गलत। क्यों, क्योंकि वहीं लिख दे रहा हूं, क्योंकि अवज्ञा, अवज्ञा क्या होता है, अवज्ञा क्या होती है, किसकी अवज्ञा की, कानून की अवज्ञा। कैसे की, नमक कानून तोड़कर, नमक कानून तोड़कर कानून की अवज्ञा की। और नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। इस वजह से ये जो यात्रा की है दांडी मार्च, ये अलग है, और जैसे ही दांडी मार्च का एंड होता है नमक कानून तोड़ा जाता है, बस वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अवज्ञा किसकी अवज्ञा, कानून की अवज्ञा की। क्या, कैसे करके, क्या करके कानून की अवज्ञा की, नमक कानून तोड़कर अवज्ञा कर दी। ठीक है, ये आपको समझना है, थोड़ा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हर टाइप से क्वेश्चन, दांडी मार्च ऐसे यात्रा शुरू की है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 को, लेकिन 1930 में डेट पूछेगा तो याद रखना 6 अप्रैल 1930 को। क्यों, क्योंकि कानून की अवज्ञा करके ही सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। और कानून की अवज्ञा कब की गई, नमक कानून तोड़कर की गई 6 अप्रैल 1930 को। क्यों, क्योंकि 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे। दांडी मार्च की यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई, साबरमती से हुई, एंडिंग कहाँ हुई, दांडी हुई। कितने सदस्य थे, 78। कितने किलोमीटर की यात्रा, 375। कितने दिन चली, तो 12 मार्च से 5 अप्रैल, उतना देख लेना। ठीक है, ये होता है मामला। अब बात आती है, ठीक है चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गई, कैसे हुई, ये दांडी मार्च के द्वारा। तो क्या ये नमक यात्रा या दांडी मार्च और भी हुआ था, जैसे यहाँ पे हुआ, गांधी जी ने जैसे किया, ऐसा और भी हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ था, वो देखते हैं। मतलब हम लोग देखेंगे आंदोलन का विस्तार कैसे हो रहा है। अब आंदोलन का विस्तार कैसे हो रहा है, पहले देखेंगे विस्तार कैसे हुआ, फिर देखेंगे सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी, फिर सरकारी दमन कैसे होगा, और दमन होगा तो फिर समझौता कैसे होगा। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग पूरा आंदोलन समाप्त करेंगे। तो विस्तार हुआ अन्न नमक यात्राएं करके, अन्न नमक यात्राएं करके। तो कहाँ कहाँ हुई नमक यात्राएं, वो देखनी है। पहली, सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। तो सी राजगोपालाचार्य ने क्या किया, तंजौर, तिरुचिनापल्ली से यात्रा शुरू की, यात्रा प्रारंभ की, और वेदारण्य तमिलनाडु पहुंचकर नमक बनाया। नमक बनाया, भाई नमक यात्रा है ना, नमक बनाएंगे, क्यों, नमक पे टैक्स है। नमक बनाया 30 अप्रैल को सी राजगोपालाचारी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अगला, ये एक यात्रा उसी टाइप से शुरू हुई थी। ठीक है, जैसे गांधी जी ने शुरू की थी दांडी मार्च, उसी हिसाब से सी राजगोपालाचारी ने भी तंजौर और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये यात्रा शुरू की थी।
उनको अरेस्ट कर लिया गया। और कहाँ हुई थी यात्रा? और एक यात्रा हुई थी, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, अगर आप लोग मेंस लिखे ना, मेंस में, तो यूपीपीसीएस मेंस की बात कर रहा हूँ, आर ओ नहीं। यूपीपीसीएस मेंस में ये मत डालना, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पॉइंट डालेंगे 1 2 3 4, कोई भी पॉइंट अगर लिखना हो पॉइंट ऑफ व्यू में तो 1 2 3 4 डालेंगे, ठीक है ना। ये आप पॉइंट या स्टार बना के ना लिखें, ये सबसे बेस्ट रहता है। 1 2 नाम है के कल्लपन, के कल्लपन, के कल्लपन ने भी यात्रा शुरू की। आप सब लिख देता हूँ थोड़ा सा। के कल्लपन ने यात्रा शुरू की, कहाँ से कहाँ तक? तो कालीकट, कालीकट कहाँ है भाई? केरल में है। कहाँ गए थे? पयन्नूर, केरल में ही है। पहुंचे थे और यहाँ पर नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, ठीक है। एक और, एक और यात्रा, सिलहट से नोआखली, सबसे बड़ी यात्रा थी ये, सबसे बड़ी यात्रा, और सबसे अधिक लोग। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नमक यात्रा, सबसे बड़ी नमक यात्रा कौन सी थी, तो सिलहट नोआखली वाली। चौथा, आंध्र प्रदेश तट, आंध्रा तट पर भी नमक तोड़ा था और यहां पर शिविर लगाए गए थे। आंध्रा तट पर क्या हुआ था? शिविर लगाए गए थे, शिविर लगाए गए। मतलब शिविर क्यों लगाए गए? लोग आते थे, ठहरते थे, जितना चाहिए उतना नमक बनाते थे और चले जाते थे। भाई नमक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो शिविर बने थे इसी वजह से, ठीक है। तो नमक बनाकर ले जाते थे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है आप लोग, मैं साइंस बता रहा हूं। नमक में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन मतलब ऐसा नहीं होता कि नमक जो बन रहा है वो आयोडीन मिला हुआ है, उस पर ऐसा नहीं है। जो नमक बनता है वो नॉर्मली बनता है समुद्र के पानी से, उस पर आयोडीन बाद में मिलाया जाता है। आयोडीन एक शैवाल से प्राप्त होता है, उस शैवाल का मुझे थोड़ा सा नाम स्लिप हो रहा है अभी, मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन एक शैवाल से प्राप्त होता है। इसी शैवाल को उस नमक में मिलाया जाता है जो नॉर्मली नमक बना हुआ है, तब आपको वो प्रोवाइड होता है, तब कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक। ये मत सोच लेना कि नमक में ऑलरेडी आयोडीन होता है, ठीक है। ये जो आयोडीन है ये एक शैवाल से प्राप्त होता है। तो ये 4 यात्राएं मैंने आपको बताई, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सरकारी प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। भाई इतनी जब पूरे भारत देश में, भारत के तटों पर अगर नमक बन रहा है, नमक कानून टूट रहा है, तो क्या सरकार हाथ में हाथ रख के बैठे रहेगी? बिल्कुल नहीं, अंग्रेज सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया वो देखो। तो इसमें अगर देखा जाए कि सरकारी प्रतिक्रिया में, मैं आपको ये बताऊं कि गांधी जी की रणनीति के कारण अंग्रेज पहले तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाद में इन्होंने 14 अप्रैल 1930 को पहली गिरफ्तारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पहली गिरफ्तारी किसकी की? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। काफ़ी विरोध हुआ, बड़े पैमाने पर गतिविधियां प्रारंभ हुई, प्रतिक्रियाएं हुई, ठीक है। इसी दौरान एक और घटना को अंजाम दिया गया 1930 के ही दौरान, मैं यहां बताऊं आपको, सूरसेन द्वारा चटगांव, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, शस्त्रागार
लूट 1930। ओवरऑल ये घटना क्या थी? 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागार लूटा। कौन कौन शामिल थे ये देखते हैं। भाई लूटा ठीक है, लेकिन शामिल कौन कौन है? तो पहली बात तो मास्टर दा कहा जाता था किसको? सूरसेन को। मास्टर दा सूरसेन, गणेश घोष, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। किससे संबंधित है? क्लियर है? किस घटना से संबंधित है? तो सूरसेन ने किया क्या? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आईआरए का गठन किया। ये एक स्वतंत्र सरकार थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि स्वतंत्र सरकार का भी गठन किसने किया था, तो सूरसेन ने स्वतंत्र सरकार का गठन किया। क्या मकसद था? जो शस्त्रागार लूट, तो हथियार लूटना था। हथियार लूटे। जब हथियार लूटे, अंग्रेजों को पता लगा, फिर कायदे से दंगा फसाद हुआ, मुठभेड़ हुई। उस पर क्या हुआ कि 12 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई, जबकि 80 अंग्रेज मारे गए थे इसमें, ठीक है। मैं ये पर लिख दूं कि हथियार लूटे, मुठभेड़ हुई, 80 अंग्रेज, 12 क्रांतिकारी, ये दोनों क्या हुए? मारे गए। ठीक है, दिख रहा है? नोट कर लेना, मारे गए। इसके बाद क्या हुआ? 1933 के अंत में सूरसेन, कल्पना दत्त, ये दोनों गिरफ्तार हुए। सूरसेन को फांसी दे दी गई और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। ठीक है। तो सर प्रीतिलता वाडेकर, इनका क्या हुआ? ये बच गई थी, ठीक है ना। पकड़े कौन गए थे? सूरसेन और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर बच गई थी। रेलवे एक संस्थान था पहाड़ तल्ली पे, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ही, तो वहां पर छापा मारते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी ये। तो वीरगति को प्राप्त हुई लास्ट में, ठीक है। तो क्या क्या घटना हुई, एक एक घटना को अपने को डिटेल में देखना है। तो ये चीजें हुई थी। तो एक घटना अलग से निकल के आती है सूरसेन वाली। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ, 3-4 प्रकार से मैंने बताया कहाँ कहाँ आपसे चला। सरकारी प्रतिक्रियाएं क्या क्या हुई? तो पहले गिरफ्तारी हम लोगों ने करवा दी है, सूरसेन की घटना भी हो चुकी है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जो क्या नाम है, मलिक बोल रहा हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, बादशाह खान भी बोला जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन कैसे चला? खुदाई खिदमतदार क्या था? रानी गाइडिल्यू का क्या रोल था? ठीक है। जो एक गड़ासना नमक गोदाम लूटने वाली क्या घटना थी, ये सभी कुछ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाप्त नहीं हुआ, इसमें लगभग 2 वीडियो और लगेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो जितने आंदोलन है ना, वो अपने को डिटेल में देखना है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
है नहीं, उसमें स्पीड में कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।